नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन झा इंस्पायर टू हिंदी से। और अभी इंटेल ने एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डब्बा भेजा है और इसके अंदर कुछ बहुत ही चमत्कारी सा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेल के सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर कोर i9 10th जनरेशन के बारे में। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इसकी ज़बरदस्त से फीचर्स, गेमिंग परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेसर यार लेने लायक है कि नहीं है, और मतलब ये प्रोसेसर जो है क्या सही में गेमर्स के लिए प्रोसेसर बना है कि नहीं। इंटेल ने बहुत ज़्यादा बोला है कि भाई साहब गेमर हो तो कोर i9 ही लेने का, मतलब एकदम गेमिंग तो बोले तो इंटेल, उन्होंने ये बोला है। तो क्या ये बातें सही है कि नहीं, तो ये जानने के लिए मैं पहुंचा अपने बहुत ही प्यारे दोस्त नमन गुप्ता के पास वोल्टेड पीजी वे नेहरू प्लेस में, और हम लोगों ने बैठ के एकदम ही इस प्रोसेसर की आत्मा अलग करनी शुरू करी। तो हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बेंच बनाया इस पूरी टेस्टिंग के लिए, और बहुत कुछ किया इस प्रोसेसर के साथ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। हाँ मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं करा यार, सिस्टम बनाया यार, तुम यार कैसी बातें कर रहे हो। तो यार हमने जो ये वीडियो बनाई इसमें जो हमने बिल्ड बनाया उसमें बेसिक जो मदरबोर्ड अच्छा से यूज करा वो था Asus का ROG Maximus 12 Extreme Z490 चिपसेट वाला। इस चिपसेट वाले मदरबोर्ड का प्राइस भले ही हाई होता है बट उसके फायदे भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आउट ऑफ द बॉक्स ओवरक्लॉक वगैरह करने में बहुत आसानी होती है। इस चिपसेट वाले मदरबोर्ड के साथ आपको लैन स्पीड जो होती है वो काफी अच्छी मिलती है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है, और भी कई सारी चीजें जो कि जैसे हायर बैंडविड्थ रैम वगैरह के लिए आपको ईजी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिसके लिए लोग Z490 चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स को यूज करते हैं। तो हमने ये यूज करा। हमारे पास प्रोसेसर था कोर i9 10900K जो कि 10 कोर 20 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। LGA 1200 सॉकेट पे बेस्ड है। ये 14 नैनोमीटर प्रोसेस जो इंटेल का उसका एक लास्ट आइटरेशन मैं बोलूंगा वो है, और मोस्ट प्रोबेबली विद द नेक्स्ट जनरेशन इंटेल जो है वो 10 नैनोमीटर पे स्विच कर जाएगा। तो इसमें क्या क्या गेन्स आए, IPC गेन्स आए, थर्मल गेन्स आए, वो सब कैसा है वो भी अभी देखते रहिए, पता चलेगा। इस बिल्ड में हमने यूज करी 32GB DDR4 रैम 3000 मेगाहर्ट्ज पे XMP 2.0 प्रोफाइल पे हमने उसको डाल रखा था। इसके अलावा मदरबोर्ड में ऑटोमेटिकली एक फीचर था मल्टी कोर एनहांसमेंट का, जो कि इनेबल करता है आपके प्रोसेसर को फुल एकदम ज्यादा जानदार तरीके से चलने के लिए। और इसमें 3.7 गीगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी है, 5.3 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी जाती है 2 कोर्स पे। मैक्सिमम टर्बो सारे कोर्स पे अगर आपको करना है तो 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। 20 मेगाबाइट का स्मार्ट कैश है इस प्रोसेसर पे, 125 का टोटल पावर ड्रॉ है इसका, और 128 जीबी तक की मैक्सिमम रैम सपोर्टेड है। ये इंटेल UHD ग्राफिक्स 630 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है। और इस टेस्ट बेंच में हमने एसर का प्रेडेटर सीरीज का बढ़िया वाला मॉनिटर यूज करा, और उसके अलावा कूलर मास्टर का हाइपर 212X एयर कूलर हमने यूज करा। कॉर्सियर का CX750 PSU यूज करा ताकि जो बिल्ड है उसको एकदम जान मिलती रहे। और किसी भी ऐसी बिल्ड के अंदर आपको एक और चीज जो जानदार चीज होती है ग्राफिक कार्ड, तो हमने यहाँ पे यूज करा Asus का ROG GeForce RTX 2080 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि इस बिल्ड के लिए काफी हद तक ठीक था। बट आई थिंक कि अगर अपने पास और ऑप्शन होता तो 2080 Ti वगैरह अगर होता उसके साथ टेस्ट करने में और थोड़ा मजा आता। बट ठीक है, 2080 पे भी मैं इसकी परफॉर्मेंस को काफी हद तक जज कर पाया, और उसमें मेरे को काफी कुछ पता चला कि भाई साहब ये किस हद तक परफॉर्म कर सकता है। तो वो जो एक जनरल कंक्लूजन है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हमने इस पे टेस्ट करे बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे बेंचमार्क्स। हमने इस पे खेला GTA 5, शैडो ऑफ द टूम रेडर, असैसिन्स क्रीड ओडिसी। ये जितने भी मैं टाइटल्स आपको बता रहा हूँ ये काफी ज्यादा CPU इंटेंसिव भी हो जाते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल शैडो ऑफ द टूम रेडर बहुत ज्यादा CPU इंटेंसिव गेम है, और जैसे ही आप हाई सेटिंग्स पे जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप 1080p से ऊपर जाएंगे तो आपको ग्राफिक कार्ड आपका बॉटलनेक पहले हो जाएगा, बिकॉज वो उतनी ज़्यादा जानदार गेम को हैंडल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे और अन्य टाइटल्स थे जैसे कि काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, जो कि मेरा फेवरेट एक टाइटल है। मतलब मैं इतनी प्राचीन गेम को मैं हर एक CPU पे चला के जरूर देखता हूँ कि कितना FPS आ रहा है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट गेम है। और CSGO लवर्स प्लीज हिट लाइक। इसके अलावा मेरे को एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली सिनेबेंच कोर्स में, और जितने भी गीक बेंच वगैरह बेंचमार्क्स चलाया उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड सामने उभर के आ रहा था। वो ये था कि कोर i9 10900K जो है सिंगल कोर परफॉर्मेंस में दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस CPU जो आपको मिल सकता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस के मामले में ये जो प्रोसेसर है भाई साहब, ये मतलब काफ़ी आगे है। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं आज की डेट में भी जो कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस को ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अडोबी के एप्लीकेशंस चला रहे हैं जैसे कि फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब जो है ये बेनिफिट करते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस से। ये मतलब ऐसे एप्लीकेशंस है कि अगर आपका सिंगल कोर स्ट्रांग होगा परफॉर्मेंस तो काफ़ी हद तक बढ़िया चलेगा। और यहाँ पे एक और अच्छी बात ये थी कि 10 कोर पे भी इट स्केल्स वेल, यानी कि 10 कोर्स पे भी अक्रॉस ऑल 10 कोर्स आप ऑलमोस्ट 4.8 4.9 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड ले जा सकते हैं। तो जो एक परफॉर्मेंस मिल रहा था वो काफ़ी अच्छा था।
इवन जनरल परफॉर्मेंस में ऐप्स वगैरह चलाने में काफ़ी हद तक स्नैपी लगता है सिस्टम। और ऐसा कोई भी मैं डिमांडिंग टास्क सोच नहीं पा रहा था जिसमें मैं सिस्टम को एकदम क्रॉल पे ला सकूं या एकदम स्लो कर सकूं, तो उस मामले में मुझे बहुत सही लगा। गेम्स के मामले में और एफपीएस के मामले में मैं इजीली आपको ये बोल सकता हूं कि कॉम्पिटिंग प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले यहाँ पर एटलीस्ट 20 से 25% एफपीएस मुझे ऑलमोस्ट हर टाइटल में मिल रहा था 1080p रेजोल्यूशन पे। और मोस्ट ऑफ द गेमर्स अभी भी 1080p रेजोल्यूशन पे खेलते हैं। जो लोग 2K पे भी खेलते हैं तो वहाँ पे जो ये सीपीयू का गैप होता है परफॉर्मेंस का उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बट स्टिल वहाँ पे भी मुझे ये एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला कि इस पर्टिकुलर प्रोसेसर पे जो मुझे एफपीएस मिल रहा था वो ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास था। एंड अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो अभी Core i9-10900 के एक्चुअली में फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है प्लैनेट पे। ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो इस परफॉर्मेंस के लिए, बट अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेरी तरह और आपको एक लास्ट बूंद एफपीएस बाहर निकालना है अपने प्रोसेसर से, तो भाई साहब सोचने का नहीं है। Core i9 10th जनरेशन जो है दिस परफॉर्म्स द बेस्ट अगर आपको गेम्स खेलनी है दबा के, मतलब दिन रात गेम खेलनी है वो मस्त एकदम और कुछ नहीं है, दुनिया जगाड़ में गेम खेलनी है, हाँ तो वो चीज़ चाहिए तो भाई Core i9 10th जनरेशन है। और अगर मैं थोड़ा टेक्निकल हो जाऊँ और आपको बताऊँ कि इन्होंने इंप्रूवमेंट्स कहाँ पे करे हैं, तो इंप्रूवमेंट्स ये करे हैं कि इसमें बेटर थर्मल परफॉर्मेंस मिलती है इस बार, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी बेटर हो चुकी है और उसकी वजह से ओवरक्लॉकिंग परफॉर्मेंस भी आपको ज़्यादा मिल रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर इस पर्टिकुलर प्रोसेसर पे जो मैं खींच पा रहा था वो था 81 डिग्री स्ट्रेस टेस्ट चला के एयर कूलर के साथ। और अगर गलती से मैं लिक्विड कूलर इस्तेमाल कर रहा होता तब तो मुझे और बढ़िया टेम्परेचर्स मिलते। मेरे को याद है पिछले जनरेशन का मैंने i9 वगैरह टेस्ट किया था और उनमें टेम्परेचर्स बहुत हाई आ रहे थे, तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, तो उसकी वजह से सस्टेन्ड जो क्लॉक स्पीड है ना टर्बो बूस्ट की वो अच्छी मिल रही है यहाँ पे। आप अगर MCE इनेबल कर देंगे जो कि मल्टी कोर एनहांसमेंट है हायर परफॉर्मेंस के लिए, जो कि कुछ पर्टिकुलर मदरबोर्ड्स पे अवेलेबल है, जैसे हमारे मदरबोर्ड पे अवेलेबल था, तो उससे आप और ज़्यादा पावर निकाल सकते हैं इस CPU से। जैसे कि MSI वगैरह के मदरबोर्ड आते हैं Z490 टोमाहॉक और भी कुछ अन्य मदरबोर्ड्स आते हैं, तो आपको इजीली 5.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड सारे कोर्स पे इनेबल करने के लिए अलाउ कर देंगे, जो कि इंटेल का जो डिफॉल्ट स्पेक उन्होंने दे रखा है उससे ज़्यादा फास्ट है। HEVC वीडियो एनकोडिंग की बात की जाए तो अभी भी ये नेक टू नेक है कंपटीशन के साथ, क्योंकि इसके अंदर AVX सपोर्ट ज़्यादा बेटर दे रखा है। यूज केस जैसे कि हार्डकोर गेमिंग हो गई, इम्यूलेशन हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, उन सब चीज़ों के लिए आज की डेट में अभी तक इंटेल के जो जितने भी चिप्स हैं वो अभी भी दे आर द बेस्ट वे टू गो। और वो इसलिए बिकॉज उनके जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं वो अभी इंटेल के चिप्स को ज़्यादा अच्छे से लेवरेज कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा महंगे CPUs के लिए भी जाएं जो कि एक ज़्यादा हायर कोर काउंट के साथ आते हैं, उसका नेसेसरली मतलब ये नहीं है कि आपको गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बेहतर होता है और असली गेमर PC पे खेलता है। ये वाला PUBG मोबाइल वालों के लिए। अगर हम किसी भी ऐसे टास्क के बारे में सोचें जहां पे सस्टेन्ड क्लॉक स्पीड चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वहां पे मुझे ये देखने को मिला कि 10900 के काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने पर्टिकुलरली नोटिस करी, अगर आप एक बहुत ही हार्डकोर गेमर है, मतलब हार्डकोर इन द सेंस कि आप आपके दिन के कम से कम 4 या 5 घंटे से ऊपर जाते ही जाते गेमिंग करने के लिए, तो अगर आप कॉम्पिटिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ पर्टिकुलरली नोटिस करी। आई वोंट नेम एनीबडी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट स्टटरिंग होती है थोड़ी सी। वो स्टटरिंग की प्रॉब्लम आपको रेडिट के फोरम्स पे और भी कई जगहों पे मिल जाएगी, कई लोगों ने मेंशन किया हुआ है। वो ऐसा होता है कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, आपको लगातार 70 से 80 FPS मिल रहा है और अचानक से वो 70 से 80 FPS जो ड्रॉप हुआ फॉर अ माइक्रो सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए या मिली सेकेंड के लिए, वो ड्रॉप होकर 40 या 45 FPS पे जाता है और फिर वापस 70 से 60 FPS पे पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टटरिंग, की मतलब एक उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड के लिए आपका जो पूरा सिस्टम था वो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल ही हल्का सा अनरिस्पॉन्सिव सा हो गया और मतलब अचानक से फ्रेम ड्रॉप हुआ और फिर वो फ्रेम्स वापस आ गए। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स पे अभी के लिए देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर प्रोसेसर पे और मोस्ट ऑफ द इंटेल प्रोसेसर्स पे मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कभी नहीं देखी है। एंड अगर आप सही में पर्टिकुलरली आप सीरियस गेमर हो, आपको चाहिए कि मतलब लास्ट बूंद तक की परफॉर्मेंस निकालनी अपने प्रोसेसर से, एंड आपको इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी लेटेंसी कैसी है, बीच में स्टटरिंग तो नहीं हो रही, तो भाई डेफिनेटली Core i9-10900 के इज द वे टू गो अगर आपको गेम्स खेलनी है तो। करेंटली इस प्रोसेसर का प्राइस चल रहा है भारतीय मार्केट में 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज़। एंड ये जो प्राइस होता है कोई फाइनल नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। मोस्ट
प्रोबेबली हो सकता है फ्यूचर में प्राइस थोड़ा सा और डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है। वो सब वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस होती है, डॉलर वर्सेस रुपये होता है, बहुत सारी अन्य चीज़ होती है जिसकी वजह से प्राइस डिटरमाइन होता है। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कि अभी एक बिल्ड बनाने जा रहे हैं और आपका जो मेन यूज केस है वो कि आपको दबा के गेमिंग करनी है, मतलब आपके लिए पैसा इज नॉट अ क्राइटेरिया, मतलब इफ मनी इज नॉट द क्राइटेरिया एंड आपको सबसे बेस्ट FPS चाहिए फॉर योर मनी, तो भाई साहब आंख मूंद के आप Core i9 10900 के ले सकते हैं। वहां पे यू वोंट गो रॉन्ग विद दैट। अगर आपके यूज केसेस और अलग हैं तो आप डेफिनेटली और कहीं और देख सकते हैं। बट राइट नाउ अगर आप सिंगल कोर के बारे में देखें, परफॉर्मेंस के बारे में, आप लॉन्ग टर्म GPU अपग्रेड्स को भी ध्यान में रखें तो भी Core i9 10900 के एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा आपके लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी RTX 3000 सीरीज लॉन्च हुई है, तो जो कॉम्पिटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह जितने भी हैं उनके जो CPU हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बॉटलनेक कर देंगे, जो कि नए वाले GPUs होंगे उनको। और ये वो इसलिए नहीं बॉटलनेक करेंगे कि उनके कोड काउंट कम है या उनके थ्रेड काउंट कम है, वो बॉटलनेक इसलिए होगा बिकॉज उनका सिंगल कोर परफॉर्मेंस उतना हाई नहीं है। एंड अगर आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस उतना सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए हाई नहीं होता तो डेफिनेटली आप बहुत सारी जो गेम्स खेल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोर 5 कोर 6 कोर इस्तेमाल करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो गेम्स होती हैं वो इस हिसाब से नहीं कोडेड होती हैं कि वो उतने सारे कोर्स को लेवरेज कर पाएँ, अच्छे से उसको यूज़ कर पाएँ। तो भाई वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और वहाँ पे जो दिक्कत आती है तो फिर अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग के लिए देख रहे हैं कि अभी बिल्ड बनाना है और काफ़ी लंबे टाइम तक चले वो बिल्ड, काफ़ी लंबे टाइम तक आप उसमें नए नए GPU डाल पाएँ और अपग्रेड और मतलब खेल पाएँ और आपका CPU आपके GPU को बॉटलनेक ना करे, तो आई थिंक दिस वुड स्टिल बी अ राइट चॉइस फॉर यू। फॉर श्योर इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं अपनी खुद की खामियां भी हैं, बट जो एक पर्टिकुलर गेमर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो गेमर्स के लिए शायद से एक बढ़िया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रखी कोने में, उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।